नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टू द पॉइंट की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा चर्चा का मुद्दा रह चुका है और आने वाले आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से इसका महत्व भी बहुत अधिक है। और इसके साथ ही साथ आज के टॉपिक से आपको यह पता चलेगा कि आगामी दिनों में जैसे कि 2021 के बाद सरकार की क्या प्लानिंग है शिक्षा नीति को लेकर या प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। तो यह टॉपिक आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको सभी चीजें पता चल सकें, आप हर वह एक बात जान सकें जो आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों वह है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है क्या, यह किसकी अध्यक्षता में गठित किया जा रहा है और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम पिछले वीडियोस की तरह इसको भी कुल 4 भागों में समझेंगे। पहले 3 विषय होते थे, 3 विषयों के आधार पे हम इसको समझते थे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको 4 भागों में समझेंगे। और चारों भाग आप सभी जानते हैं कि हर एक भाग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनेशंस को बेहतर बनाना है तो पढ़ना है, लिखना है और उसके बाद अमल में लाना है। तो पहला जो टॉपिक समझेंगे हम वह है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी चर्चा में क्यों है। आखिर इस चर्चा में आई है तो कोई ना कोई तो कारण होगा, तो उस कारण को जानेंगे हम। दूसरा है कि हम इसका परिचय देखेंगे कि आखिर राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है क्या है, क्यों यह प्रावधान में लाया जाना आवश्यक है। तीसरा पार्ट जो होगा दोस्तों वह होगा इसका लाभ, यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से लाभ क्या क्या मिलने हैं, चाहे वह छात्रों से संबंधित हो गया, गार्जियन से संबंधित हो गया या प्रतियोगी परीक्षार्थियों से संबंधित हो गया। तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लाभ होगा, हम इसको समझेंगे। और चौथा पार्ट तो आप सभी जानते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इनके द्वारा हम समझ सकेंगे कि आखिर राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है क्या, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इसका क्या क्या लाभ हमें देखने के लिए मिलेगा। तो हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी आखिर चर्चा में क्यों है, किस कारण से यह चर्चा में आई है, इस विषय को हम देखेंगे। तो चर्चा का पहला विषय जो है दोस्तों वह यह है कि आप सभी जानते हैं कि अन्य विभागों में परीक्षाओं के लिए अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं। तो केंद्र सरकार ने क्या सोचा कि क्यों ना सभी एग्जामिनेशंस के लिए एक एजेंसी तैयार की जाए जो सभी एग्जामिनेशंस को एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से परीक्षार्थियों को यह बता सके कि वो योग्य हैं इस एग्जामिनेशंस को फेस करने के लिए या नहीं। एक प्रकार से देखा जाए तो यह परीक्षार्थियों की योग्यता का परिमाण देखना है, या ऐसा कह सकते हैं कि परीक्षार्थियों के अंदर अपने लिए दी गई सर्विसेज के एग्जामिनेशंस को या फिर सर्विस में आने के लिए जो कार्य किया जा रहा है या जो प्रयास किया जा रहा है वह उसके लिए निपुण है या नहीं, उसके लिए एक योग्यता परीक्षा का निर्धारण किया गया है। जैसे पहले एग्जामिनेशन टेट का होता था, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए टेट पास करना अनिवार्य होता था कि आप वास्तव में शिक्षक बनने योग्य हैं या नहीं, तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वहां पे कराया जाता था। ऐसे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट का भी प्रावधान था। तो उन्हीं सब एग्जामिनेशंस को मद्देनजर रखते हुए कि क्या आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद के योग्य हैं या नहीं है, इसके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रावधान केंद्र सरकार करने के लिए तत्पर है। तो उसी वजह से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी चर्चा में आई है। हुआ क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रालय ने यह प्रस्ताव रखा कि भारत में एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी होनी चाहिए जिसके द्वारा सभी परीक्षार्थियों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके ताकि वह जिस परीक्षा के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं वह उस पद के निर्वहन करने के लिए योग्य है या नहीं है। तो बस यही है इनके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रारूप। तो हम एक एक पॉइंट करके इन सभी बिंदुओं को समझेंगे दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला बिंदु हमें क्या बताता है, यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया। प्रश्न क्या बनेंगे दोस्तों इस पहले बिंदु से, देखिए कि किसकी अध्यक्षता में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तो आपका सीधा सा जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। किसके द्वारा निर्णय लिया गया?
केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसका निर्णय किसी आयोग ने नहीं लिया है, बल्कि निर्णय लिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। किसकी अध्यक्षता में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तो यह पहले बिंदु से बनने वाले प्रश्न हुए। अगला बिंदु क्या कहता है? प्रस्तावित एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा केंद्र सरकार विभिन्न भर्तियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट का आयोजन करेगी। यानी कि जो विभिन्न भर्तियां होती हैं सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो विभिन्न भर्तियां कराई जाती हैं, चाहे बैंक की हुई, रेलवे की हुई या अदर पोस्ट्स के लिए हुई, तो इनके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सामान्य प्रारंभिक चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप अप्लाई करेंगे और एग्जाम देने के बाद आपको यह पता चलेगा कि आपने जिस विभाग के लिए फॉर्म भरा है आप उसके योग्य हैं या नहीं है। तो यही इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का उद्देश्य होगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे इसके परिचय की तरफ, जहां हम जान पाएंगे कि किन किन विभागों का परीक्षा कराए जाने का प्रावधान किया गया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के परिचय की बात की जाए दोस्तों, तो परिचय में इसका जो पहला पॉइंट है देखते हैं। पहला पॉइंट है कि वर्तमान में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। वास्तव में ये तो बात सही है कि विभिन्न एजेंसियां अपने यहाँ रिक्त पदों के लिए अलग अलग भर्तियों का प्रावधान करती हैं, जिससे कि फॉर्म भरने का व्यय भी बढ़ता है, परीक्षार्थियों के ऊपर बोझ भी बढ़ता है, तो इससे उनके ऊपर एक दबाव भी बढ़ता है। तो पहला बिंदु हमें यही बताता है कि वर्तमान में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। दूसरा बिंदु बताता है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार केंद्र सरकार में प्रतिवर्ष औसतन 3 करोड़ उम्मीदवार 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख पदों के लिए परीक्षा देते हैं। 3 करोड़ अभ्यर्थी 1,25,000 रिक्त पदों के लिए आवेदन करते हैं और परीक्षा देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ बच्चों का ही इसके द्वारा सिलेक्शन हो सकता है। यानी कि जितनी पदें खाली हैं सिलेक्शन तो उतने का ही होगा ना, यानी 1,25,000। बैठने वालों की संख्या कितनी है? 3 करोड़। यह औसतन माना गया है कि 3 करोड़ अभ्यर्थी 1,25,000 रिक्त पदों के लिए परीक्षा देते हैं। तो यह आंकड़ा है दोस्तों। इसी आंकड़ों को देखते हुए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रावधान किया गया है, जिसके द्वारा जो बच्चे उन पद के योग्य नहीं हैं उन्हें बाहर किया जा सके, यह प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एनआरए के गठन का बहुत बड़ा लाभ भी उन प्रतियोगी परीक्षाओं को मिलेगा जो किसी एक पद के लिए कई दिनों से प्रयासरत हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि अब इन पदों के लिए एनआरए के द्वारा यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। यानी कि जो 3 करोड़ उम्मीदवार 1,25,000 पदों के लिए परीक्षा देते थे, उनका जो आयोजन कराया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा के रूप में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रावधान किया गया है, जो एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा आयोजित किया जाएगा। अगला बिंदु है कि सेट स्कोर के आधार पर परीक्षार्थी संबंधित एजेंसियों के साथ रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। किसी अभ्यर्थी के द्वारा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सामान्य प्रारंभिक चयन प्रतियोगी परीक्षा में जो स्कोर पाया जाएगा, उस स्कोर के आधार पर वह संबंधित एजेंसी के द्वारा अगले चरण के लिए परीक्षा देने के लिए योग्य माना जाएगा। तो यही है दोस्तों इसके बारे में आकलन। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु के तरफ, जिससे हमें यह पता चल सकेगा कि किन किन एजेंसियों के द्वारा यह परीक्षा आयोजित किया जाएगा, क्योंकि यह भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिंदु बताता है कि एनआरए के द्वारा ग्रुप बी और सी के नॉन टेक्निकल पदों के लिए परीक्षार्थियों का चयन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एनआरए किन पदों के लिए चयन करेगा? ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके गैर तकनीकी पदों के लिए। कौन से? ऐसे पद जो गैर तकनीकी हैं, उन पदों के लिए परीक्षार्थियों का चयन करेगा। कौन? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा, वह ग्रुप बी और सी के नॉन टेक्निकल पदों के लिए परीक्षा का आयोजन करेगा और उसी में से उन परीक्षार्थियों को चुनेगा जो इसके लिए योग्य माने जाएंगे। अगला बिंदु बताता है कि एनआरए में कर्मचारी चयन आयोग यानी सर्विस सिलेक्शन कमीशन एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस,
की परीक्षाओं को शामिल किया जाएगा। तो वर्तमान समय में कुल 3 एजेंसियों को इसके अंतर्गत एनआरए के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है। कौन कौन सा? कर्मचारी चयन आयोग यानी सर्विस सिलेक्शन कमीशन एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन आईबीपीएस। इन 3 एजेंसियों को एनआरए के अंतर्गत लाया जाने का प्रावधान किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी में 3 विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कौन कौन से विभाग? एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस। इन 3 विभागों के प्रतिनिधि सम्मिलित रूप से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के प्रतिनिधि होंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन है, इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे वही एनआरए के प्रतिनिधि होंगे। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु है, परीक्षा 3 स्तरों में आयोजित की जाएगी। जो एनआरए परीक्षा का आयोजन करेगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वह 3 स्तरों पे करेगी। कौन कौन सा? एक मैट्रिक स्तर का होगा यानी कि 10वीं पास आवेदन, जो 10वीं पास होंगे उनके लिए आवेदन का एक स्तर होगा। दूसरा होगा इंटरमीडिएट यानी उच्चतर माध्यमिक योग्यता के आधार पर 12वीं जो छात्र 12वीं पास हैं उनके लिए एक टेस्ट, एक स्तर का आयोजन किया जाएगा। और तीसरा होगा स्नातक स्तरीय। तो यह 3 स्तर हैं जिनके द्वारा एनआरए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। अगला बिंदु है कि सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर के आधार पर की गई स्क्रीनिंग भर्ती के लिए अंतिम चयन का आयोजन अलग अलग विशेष टियरों में करेगा। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है कि जब आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर लेंगे, एक स्कोर प्राप्त कर लेंगे, तो जो उसका अंतिम चयन होगा वह संबंधित एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा। इससे पहले आपने देखा होगा एसएससी जो एग्जामिनेशन लेती है वह टीयर 1, 2, 3, 4 में करके लेती थी ग्रेजुएशन लेवल के लिए। तो ऐसे ही टीयरों में अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी किसी एक पद के लिए यदि आपने आवेदन किया है तो उसके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद भी आपको 2 एग्जामिनेशंस देने पड़ेंगे और उनका जो स्कोर आएगा उसके आधार पे आपका चयन निर्धारित किया जाएगा। तो यह हो गया दोस्तों नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का पूरा परिचय जो मैंने आपको बताया है। तो याद रखिएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंतर्गत वर्तमान समय में 3 आयोगों को लाने की बात की गई है। सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग एसएससी को, रेलवे भर्ती बोर्ड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी को और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन आईबीपीएस को। तो यह 3 आयोग हैं जिसको इसके अंतर्गत लाया गया है। इस परीक्षा का आयोजन 3 स्तरों में किया जाएगा, मैट्रिक लेवल पर, उच्चतर माध्यमिक लेवल पर और स्नातक स्तरीय पे। और इसके साथ ही साथ सेट स्कोर के आधार पर की गई स्क्रीनिंग भर्ती के लिए अंतिम चयन का आयोजन अलग अलग टियरों में करेगा। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे दोस्तों इससे होने वाले लाभ की तरफ, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के आने की वजह से कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं उन पे हम एक दृष्टि डाल लेते हैं। वाले लाभ की बात करें दोस्तों तो प्रत्येक जिले में एनआरए के द्वारा एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसके द्वारा विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य शहर में नहीं जाना पड़ेगा या ज़्यादा यात्रा नहीं करना पड़ेगा। और इसका जो सीधा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, जो सीधा लाभ पहुंचेगा वह गरीब विद्यार्थियों को पहुंचेगा। कुछ गरीब विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो किसी निश्चित पद के लिए योग्य तो होते हैं लेकिन आर्थिक विषमता के कारण वह परीक्षा देने से चूक जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है और उन्हें फिर से उस पद के आवेदन के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो दोस्तों एनआरए के द्वारा प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र को स्थापित किया जाएगा जिसके द्वारा जो गरीब छात्र पैसे के अभाव में परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पाते थे उनके लिए लाभकारी होगा, जिससे वह अपने जिले में ही निर्धारित परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा दे सकेंगे। तो इसका जो सीधा लाभ मिलेगा दोस्तों वह गरीब छात्रों को मिलेगा। और उसके साथ ही साथ आप सभी जानते हैं तैयारी करना, पढ़ना और यात्रा करके पेपर देना एक बोझिल काम होता है। यात्रा के दौरान कई अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं।
तो उन सब समस्याओं से मुक्त करने के लिए प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, जिससे परीक्षार्थियों को यात्रा करने में जो असुविधाएं होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनका सामना ना करना पड़े और वह पूरी रणनीति के साथ एकदम एकाग्र होकर अपनी परीक्षा को दे सकें। इसके लिए एनआरए के द्वारा प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला बिंदु बताता है कि एकल परीक्षा के आयोजन से परीक्षार्थियों पर आर्थिक बोझ कम होगा। वास्तविकता है उनका यात्रा व्यय बचेगा और जो थकान, जो ऊर्जा का नाश होता है एग्जामिनेशन से पहले, यानी कि थकान होती है, उन सब से मुक्ति मिलेगी। तो एकल परीक्षा के आयोजन से परीक्षार्थियों पर आर्थिक बोझ कम होगा। इसके साथ ही साथ अलग अलग परीक्षाओं के लिए, जैसे कि एसएससी ने कुछ पद निकाल दिए, आईबीपीएस ने कुछ पद निकाल दिए या आरआरबी ने कुछ पद निकाल दिए। तो पहले की रणनीति के आधार पर क्या होता था, एसएससी के लिए अलग आवेदन किया जाता था, आईबीपीएस के लिए अलग शुल्क पे करना पड़ता था और आरआरबी के लिए एक अलग शुल्क पे करना पड़ता था। तो ये अलग अलग जो रुपए पे करते थे परीक्षार्थी, वह उसकी उनकी बचत हो जाएगी और सिर्फ उनको एनआरए के थ्रू एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, यानी कि इन तीनों विभागों के लिए जो अलग अलग फीस देना पड़ता था वह उनको नहीं देना पड़ेगा। तो इससे यह सबसे बड़ा लाभ होना है कि आपको निश्चित विभाग के लिए सिर्फ एक ही शुल्क नहीं देना, सिर्फ एक शुल्क में एक बार एकल परीक्षा के माध्यम से इन सभी शुल्कों का प्रतिनिधित्व तो आसानी से हो सकेगा। तो यह हो गया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के स्थापित होने का लाभ। अब हम दोस्तों देख लेते हैं इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला बिंदु है कि परीक्षार्थियों का सीईटी स्कोर यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो स्कोर आएगा, परिणाम आएगा, वह घोषणा की तारीख से 3 वर्ष तक मान्य होगा। यानी कि मान लीजिए 16 दिसंबर 2020 को सीईटी का पहला रिजल्ट आता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का पहला परिणाम आता है। तो जिस भी अभ्यर्थी का परिणाम सफल घोषित होगा उसका वह परिणाम 16 दिसंबर 2023 तक मान्य होगा, यानी कि कुल 3 वर्षों तक यह मान्य होगा। यानी कि यदि कोई परीक्षार्थी पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देता है और वह अच्छा मार्क स्कोर करता है और बाई चांस उसका सिलेक्शन संबंधित एजेंसी में नहीं हो पाता है, तो उसका वह स्कोर अगले 3 साल तक होने वाले एजेंसियों के परीक्षाओं के लिए मान्य होगा। वह अगले वर्ष उस संबंधित एजेंसी का एग्जाम दे सकता है। तो यह इसके फायदे हैं कि सीईटी स्कोर का परिणाम जो है वह घोषणा तारीख से अगले 3 वर्षों तक मान्य होगा। और अगला बिंदु क्या बताता है कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यानी कि यदि आपने एक बार परीक्षा दे दिया तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा सीईटी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं दे पाएंगे, बल्कि यदि आप एक वर्ष दे चुके हैं और अगले वर्ष भी देना चाहते हैं तो भी आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हैं। हो सकता है आपका स्कोर और अच्छा हो जाए, तो उस स्कोर के आधार पर आप संबंधित एजेंसी से परीक्षा दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें किसी प्रयासों का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जब तक चाहें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बिंदु क्या है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन 12 भाषाओं में किया जाएगा। कितने भाषाओं में किया जाना है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन? तो 12 भाषाओं में। आप सभी जानते हैं भारत के संविधान में अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। उन 22 भाषाओं में से सिर्फ 12 भाषाओं में ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। और कौन कौन सी भाषाएं इसके अंतर्गत रखी जाएंगी यह अभी निर्धारित नहीं किया गया है, यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जल्द ही बताया जाएगा। तो दोस्तों यह हो गया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में संपूर्ण विश्लेषण, और इनसे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा, जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको जरूर नोट करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो शेयर करिए ताकि उन तक भी यह सभी बातें पहुंच सके। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि मेरी सारी वीडियोस निःशुल्क हैं, इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है आपको। तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिए। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को जीएस एक्सपर्ट हब के साथ जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।